नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है। और इंडिया इस वक्त सिर्फ यही जानना चाहता है कि मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में किसको जगह मिल रही है और किसकी छुट्टी हो रही है। तो अगले कुछ घंटे हमारे साथ लगातार रहिए, क्योंकि इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। वो घड़ी आ चुकी है। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको दे दे। कल शाम 6 बजे होना है मंत्रिमंडल विस्तार। राष्ट्रपति भवन को औपचारिक तौर पर यह सूचना सरकार की तरफ से पहुंचा दी गई है। राष्ट्रपति भवन में तैयारियां भी शुरू हो गई है। हमारे सूत्र अभी हमको यह बता रहे हैं कि 30 नए मंत्रियों की शपथ हो सकती है। 10 से 12 लोगों की छुट्टी भी इस कैबिनेट विस्तार में हो सकती है। जिन मंत्रियों को हटाया जाएगा उनमें से को संगठन में जगह मिलने की सूचना भी हमारे पास आ रही है। एबीपी न्यूज को यह भी पता चला है कि राष्ट्रपति भवन को शपथ ग्रहण की सूचना दी जा चुकी है। कोरोना काल में यह पहला मंत्रिमंडल विस्तार है, इसीलिए प्रोटोकॉल का, तमाम कोविड प्रोटोकॉल का पूरा सम्मान इस शपथ ग्रहण समारोह में किया जाएगा, यानी सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाएगा। जो शपथ लेंगे उनके परिवार से अधिक एक सदस्य को ही शामिल होने की इजाजत मिल सकती है। शपथ लेने वालों को कोरोना का आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा। जी हां, जो वहां शपथ लेने पहुंचेगा, जो भी व्यक्ति उस समारोह में इकट्ठा होगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो सहयोगी हो, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, उसके पास आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए कोविड की। और एक बड़ी खबर यह भी है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि यूपी और बिहार से कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि यूपी और बिहार के कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, जबकि इन्हीं राज्यों से कुछ नए चेहरे मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता दें, जो कि चुनाव में जाने वाला प्रदेश है और जिसको लेकर ये बड़ी कवायद मानी जा रही है कि उन चुनावों को जीतने के मद्देनजर इस मंत्रिमंडल विस्तार का भी एक बहुत बड़ी वजह है। उत्तर प्रदेश से जो जानकारी हमारे पास आ रही है, उसमें ब्राह्मण, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति से कम एक मंत्री बनाए जा सकते हैं। जी हाँ, ब्राह्मण और पिछड़ा वर्ग से एक मंत्री बन सकता है। युवा और पिछड़े चेहरों पर जोर होगा। और एक बात और आपको बता दें, एबीपी न्यूज पर यह पुख्ता जानकारी है कि कल के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सबसे युवा कैबिनेट आपको भारत के आजाद के इतिहास में दिखाई देगी। इस वक्त एबीपी न्यूज के पूरी टीम जो इस खबर पर लगातार लगी हुई है बीते कुछ दिनों से, वो हमारे साथ मौजूद है। परिचय करा देता हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया आपको दिखाई दे रहे हैं। पंकज झा हमारे वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश कुमार एक और हमारे वरिष्ठ संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक कुकड़े मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली से अंकित गुप्ता है, जो कि राष्ट्रपति भवन पर लगातार नजर बना है। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, क्योंकि विकास भदौरिया ने दी, कल शाम 6 बजे कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। और जो जानकारी मिल रही है, पहले आपको इन रिपोर्टर्स के पास ले जाऊं, उसके पहले ये बात साफ कर दें कि कुछ बड़े चेहरे शामिल किए जा रहे हैं। सुशील मोदी का शामिल होना तय बताया जा रहा है। ललन सिंह का शामिल होना लगभग तय बताया जा रहा है। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, संतोष कुशवाहा, ये बिहार के कोटे के कुछ मंत्री हैं जो इस बार इंडक्ट किए जा रहे हैं। रामनाथ ठाकुर जेडीयू के सांसद हैं, इनका मंत्री बनना भी तय बताया जा रहा है। चंदेश्वर प्रसाद हैं जेडीयू के सांसद, इनका मंत्री बनना भी तय बनाया जा रहा है। लेकिन पशुपति पारस एलजेपी के कोटे से रामविलास पासवान की जगह अपने बड़े भाई की जगह लेंगे। अनुप्रिया पटेल एक और सहयोगी हैं, इनका कैबिनेट में आना लगभग तय है, इनकी मुलाकातें भी हो चुकी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवाने में अहम रोल निभाया, कांग्रेस तोड़कर आए, उन सिंधिया का भी कैबिनेट में इस बार नंबर लग रहा है। राकेश सिंह एक और मध्य प्रदेश के जुझारू सांसद हैं, उनका भी मंत्री बनना लगभग तय बताया जा रहा है। इन तमाम नामों के साथ नारायण राणे महाराष्ट्र से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनका नाम तय है। हिना गावित, इनका नाम बहुत तेजी से आगे चल रहा है, ये भी मंत्री बन सकती है, बीजेपी में सांसद है। रंजीत निंबालकर का नाम चल रहा है, एक और सांसद है महाराष्ट्र के, इनका भी मंत्री बनना लगभग तय है। कपिल पाटिल का नाम भी सामने आया है।
महाराष्ट्र के एक और सांसद हैं, इनका भी मंत्री बनना तय बताया जा रहा है। सर्बानंद सोनोवाल, जिन्होंने असम में बड़ी जीत दिलाई, जिनकी वजह से बीजेपी ने वहां 5 साल का शासन किया, दोबारा फिर सरकार बनाई, वो कैबिनेट में आ रहे हैं। शांतनु ठाकुर, पश्चिम बंगाल के बटुआ समाज के अगुआ नेता, सांसद, इनका भी मंत्री बनने की रेस में नाम आगे चल रहा है। निशित प्रामाणिक, एक और बीजेपी के युवा सांसद पश्चिम बंगाल से, इनका नाम भी रेस में है। लद्दाख के युवा और बहुत ही प्रॉमिसिंग एमपी जामग्याल रोमजिंग नामग्याल, इनका नाम भी मंत्री बनने की रेस में आगे चल रहा है। ये तमाम लोग आपको लगातार आपको अपडेट चलता रहेगा, तमाम सहयोगी आपके साथ मेरे साथ बने हुए हैं। एक बार अपडेट ले लेते हैं। सबसे पहले विकास भदौरिया के पास जाना चाहूंगा। विकास, शुरू में एक खबर आई, मैं जेडीयू से शुरू कर रहा हूं कि अलाइंस की वजह से चीजें फंस गई हैं। जेडीयू की कुछ कंडीशन थी, फिर अभी कुछ देर पहले आपने खबर ब्रेक की कि जितना बड़ा प्रदेश, जितना बड़ा उसका आकार, जितनी बड़ी वहां की आबादी, उन इलाकों को रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला है। उसी फॉर्मूले में क्या जेडीयू फिट बैठी है? जी हाँ, देखिए, बिल्कुल जो सूत्र हमारे इशारा कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि जितनी बड़ी आबादी उसकी संख्या उतनी भारी, उसकी हिस्सेदारी उतनी भारी। तो इस फार्मूले पर अगर जाएंगे तो बिहार वाकई में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहाँ इतनी ज़्यादा सीटें हैं। तो ऐसी सूरत में वहाँ से जेडीयू जो डिमांड कर रहा है कि 17 सीटें लोकसभा की होते हुए अगर आपके 5 सांसद, 5 मंत्री हो सकते हैं केंद्रीय कैबिनेट में बीजेपी के, तो 16 सांसद वाली जेडीयू के 4 मंत्री क्यों नहीं हो सकते हैं? अब ऐसा लग रहा है, सॉफ्ट हुए हैं काफ़ी हमारे जो जेडीयू के सूत्र हैं। कुछ देर पहले हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि अभी बैठक में हैं, लेकिन चीज़ें अब अच्छी डायरेक्शन में चल रही हैं, सही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो संकेत साफ था कि बात बनती हुई दिख रही है। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि हर क्षेत्र को, हर कम्युनिटी को, हर रीजन को यहाँ पर जिसको कहते हैं प्रतिनिधित्व देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो लगता है कि बिहार में जेडीयू उस खांचे में फिट होता है, जेडीयू की मांग उस खांचे में फिट होती है और उसकी मांग पूरी की जा सकती है। जी, आप क्योंकि बिहार की बात कर रहे हैं, प्रकाश कुमार वहां से हमारे साथ बने हुए, लगातार सुबह से जेडीयू के बारे में तमाम अपडेट देते आ रहे हैं। प्रकाश, तो जो 4 नाम इस वक्त बताए जा रहे हैं, वही नाम तय हैं जेडीयू के कोटे से, या कुछ और उधर उधर भी हो सकता है? सुमित, 2 बातें सामने है। पहली बात यह है कि फिलहाल जो बीजेपी के सांसद हैं, जो मंत्री हैं बिहार से, वो 5 हैं, जिनमें से 4 अगड़ी जाति के हैं और 1 पिछड़ी जाति के हैं। तो ये जो सवाल उठ रहा था, जो सुमित आप कह रहे थे कि कुछ लोगों को ड्रॉप किया जा सकता है और कुछ लोगों को जोड़ा जा सकता है, तो एक नाम है सुशील मोदी का, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो आ सकते हैं। लेकिन अभी शाम तक मुझसे उनकी बात हुई है, उन्होंने इस बात से इनकार किया है। वो अभी भी पटना में ही है, हालांकि पटना से दिल्ली की दूरी ज़्यादा नहीं है, जब भी फ़ोन आएगा तो वो चले जाएंगे। लेकिन इन 5 में से किसी को ड्रॉप कर पाना मुश्किल होगा। रही बात जेडीयू की, तो जेडीयू का जो मूल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो वोटर है उनके, वो माना जाता है कि 4 M हैं, जिनमें से MBC यानी अति पिछड़ी जाति, दूसरा है महादलित, और तीसरा महिला, और चौथा मुसलमान एक भी नहीं जीत कर आया है। तो जाहिर है कि इन 3 पर ही दाव होगा। तो क्या महादलित से कोई चेहरा हो सकता है? और सवाल ये उठता है कि इनको कितनी सीटें दी जा रही हैं, मंत्री पद कितने दिए जा रहे हैं, 2, 3, 4। जब हमने ये सवाल किया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के आरसीपी का नाम आगे कर दिया और उनके कंधे पर बंदूक रख दिया और कहा कि अब जो कुछ भी कहेंगे आरसीपी कहेंगे। तो आरसीपी सिंह के जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि वो कह रहे हैं कि अभी धैर्य रखें, नामों का खुलासा जल्द हो जाएगा, शामिल हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जाहिर है कि अभी मामला कहीं ना कहीं क्लियर हो गई, पूरा सुलझा नहीं है, खासतौर से नाम को लेकर कुछ और उधर उधर भी हो सकता है, इसीलिए संभल कर चलने में ही समझदारी होगी, जैसा कि प्रकाश अपनी इस चैट में इशारा कर रहे हैं। लेकिन एक बार आपको ले चलूंगा अंकित गुप्ता के पास। अंकित, राष्ट्रपति भवन से क्या बताया जा रहा है, क्योंकि शाम को 6 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होना है। हमने देखा प्रधानमंत्री ने भी जब शपथ ली अपने दोनों टेन्योर में, तो उन्होंने बाहर आके शपथ ली राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में। और अब तो कोविड का समय है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि खुले में रहना चाहिए, बंद कमरे में एसी में कीटाणु और फैल सकते हैं। तो क्या कल का शपथ ग्रहण समारोह ओपन में होगा, फोरकोर्ट में होगा राष्ट्रपति भवन के, या अंदर अशोका हॉल में होगा?
सुमित जी, अभी तक इस बारे में जो कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं आई है। जो राष्ट्रपति भवन के सूत्र है वो उनका बस ये कहना है कि कुछ देर पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से वो आधिकारिक तौर पर जो जानकारी मिली है कि कल को लेकर के तैयारी करनी है, लिहाजा वो जो सारी औपचारिकताएं हैं वो कुछ देर में पूरी कर ली जाएंगी। लेकिन 2-3 चीजें साफ हो गई हैं, जिसका अभी आपने भी कुछ देर पहले जिक्र किया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जो कोविड प्रोटोकॉल है उनके जो सारे प्रोटोकॉल है उनका पालन करना है, जिसपे आपको जो है RT-PCR रिपोर्ट भी लेकर आनी है। और अपने साथ में जो नए मंत्री हैं वो ज्यादा लोगों को नहीं ला सकते, परिवार का कोई एक सदस्य हो सकता है। ये अभी तक की जानकारी है। इसके साथ में सुमित जी एक और जानकारी महत्वपूर्ण देना चाहूंगा कि जो सहयोगी दल है, जिसका भी आप जो है प्रकाश जी और जो विकास से जो चर्चा कर रहे थे, तो अभी कुछ एक जो सहयोगी दल है उनसे हमारी जो बात हुई है अभी पिछले 10 मिनट के दौरान, तो उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक यानी कि 10 मिनट पहले तक उनका यह दावा है कि उनके पास में कॉल नहीं आई है, वो कॉल का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज क्या है, उसमें से जो अधिकतर लोग हैं वो अपनी RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट अपने हाथ में रखे हुए हैं, यानी कि उम्मीद ये कर रहे हैं कि जल्द ही वो कॉल आ जाएगी सरकार की तरफ से कि उनको कल जो शपथ ग्रहण समारोह में आना है। लेकिन उसके लिए क्योंकि एक मैंडेटरी है RT-PCR रिपोर्ट और इस वजह से उन्होंने वो टेस्ट पहले ही करवा लिया है। एक और अपडेट देना चाहूंगा, जिस बात का जिक्र जो है विकास ने किया और प्रकाश जी ने किया RCP सिंह का। RCP सिंह के घर के बाहर अभी मैं मौजूद था, तो RCP सिंह हम लोग के सामने भी आए। उनका कहना था कि कोई विवाद नहीं है। इस वक्त के लिए अपडेट ये है कि RCP सिंह अपने घर के अंदर मौजूद है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, आज दिन में RCP सिंह ने बीजेपी के कुछ जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे मुलाकात की है, चर्चा की है। आधिकारिक तौर पर ना RCP सिंह ये बात कह रहे हैं और ना ही बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से कोई बयान आया है। लेकिन निश्चित तौर पर बैठकों का दौर भी जारी है और इस सब के बीच में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इस बीच 2 बड़ी खबरें चली जब अंकित आप ये अपडेट दे रहे थे, उसमें यह बताया गया पशुपति पारस के पास कोई फोन नहीं पहुंचा है। एक और बड़ी खबर ये आई, जैसा कि अभी कुछ देर पहले प्रकाश बता रहे थे, पशुपति पारस के पास फोन नहीं पहुंचा है। सुशील मोदी पटना में है, वो दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। अगर शपथ ग्रहण में सुशील मोदी को मंत्री बनना है तो उनको सुबह तक दिल्ली पहुंचना होगा। क्या उम्मीद की जाए कि आज रात तक ये फोन पहुंच जाएगा और सुशील मोदी पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तमाम सहयोगी मेरे साथ हैं, आपके पास आऊंगा, लेकिन कुछ तस्वीर इस कैबिनेट के बारे में आपको बताना चाहेंगे। जो हमारे सूत्र अंदर की खबर हमको दे रहे हैं कि नया स्वरूप, नया प्रारूप क्या दिखने वाला है इस नए मंत्रिमंडल का। इस ग्राफिक्स को ध्यान से देखिए। बड़े राज्यों को ज्यादा भागीदारी मिलेगी, यानी जिसके पास ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल है, वहां से ज्यादा लोग कैबिनेट में आएंगे। 2 दर्जन ओबीसी मंत्री होंगे। अपने आप में ये रिकॉर्ड बनने वाला है। करीब 24 से आसपास ओबीसी कैटेगरी के मंत्री बनने वाले हैं। एससी की अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। अनुसूचित जाति समाज की सबसे बड़ी भागीदारी वाला ये कैबिनेट विस्तार होने वाला है। ये मंत्रिमंडल हो जाएगा कल शाम के शपथ के बाद। और एक और बड़ी बात, आजादी के बाद का सबसे ज्यादा युवा चेहरों वाला यह मंत्रिमंडल होगा, यानी सबसे कम उम्र वाला। अगर आप एवरेज एज निकालेंगे तो सबसे कम उम्र वाला ये कैबिनेट आपको दिखाई देगी। महिलाओं की हिस्सेदारी भी पहले के मुकाबले सबसे ज्यादा दिखाई देगी कल के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद। यानी युवा, महिला, एससी, ओबीसी सब कैटेगरीज के बहुत तवज्जो देकर ये पूरी फेरबदल की कवायद की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वो नाम कौन से हैं, वो चेहरे कौन से हैं। पंकज झा के पास चलते हैं। पंकज झा, यूपी में चुनाव है, यूपी से ऑलरेडी कई लोग मंत्री बने हुए हैं। सही बताइए, आपके सूत्र क्या बोल रहे हैं कि नए लोगों को लाने के लिए क्या कुछ पुराने लोगों को मंत्रिमंडल से हटाने की कवायद भी हो सकती है और संगठन में भेजने की एक्सरसाइज भी हो सकती है क्या कल? सुमित, देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरदीप सिंह पुरी को जोड़ दें तो टोटल 10 मंत्री हैं यहाँ पर। और देखिए यूपी से 62 तो लोकसभा के सांसद हैं बीजेपी के और 18 राज्यसभा के सांसद हो गए। इसके अलावा अपना दल के 2 सांसद हैं। जो अब तक जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि सहयोगी दल को साथ लेकर चलना है, जिसमें अनुप्रिया पटेल, जैसा आप खुद भी कह रहे थे, उनकी कई बड़े नेताओं से बातचीत हो रखी है। पिछले बार उनको नहीं लिया गया था, लेकिन अनुप्रिया पटेल के पास अब तक फोन कॉल नहीं गया है। दूसरी राष्ट्रीय निषाद पार्टी जो है
वो बीजेपी कोटे से प्रवीण निषाद जो हैं वो सांसद हैं संत कबीर नगर से, दिल्ली में हैं। उन्हें लगता है उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन उनके पास भी फ़ोन कॉल नहीं गया है। रही बात कि यूपी से जो एक दो मंत्री हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको ड्रॉप किया जा सकता है, उनकी जगह उसी बिरादरी के किसी सांसद को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। पंकज, मैं आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी के राज्यसभा सांसद हैं सकलदीप राजभर, वो दिल्ली आ रहे हैं। सकलदीप राजभर कम्युनिटी को भारतीय जनता पार्टी साधने में लगी हुई है, क्योंकि उनके सहयोगी जो यूपी में थे ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा वाले, वो साथ छोड़ चुके हैं और बीजेपी के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ये सकलदीप राजभर क्या उसी चीज का आप कह सकते हैं पंकज कि उस कमी को पूरा करने की कवायद? देखिए सुमित, आज कई सांसद जो हैं वो दिल्ली आए हैं यूपी से, पर पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि क्या उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। जैसे कानपुर से सांसद हैं, ब्राह्मण चेहरा है सत्यदेव पचौरी, वो भी आ गए हैं दिल्ली। ऐसे ही लखीमपुर से अजय मिश्रा टेनी हैं, ब्राह्मण सांसद हैं, और जब ये कहा जा रहा है कि किसी एक ब्राह्मण को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। रही बात सकलदीप राजभर की, उनको जब बनाया गया था योगी मंत्रिमंडल में एक अनिल राजभर मंत्री हैं। ये जो ओम प्रकाश राजभर एनडीए से निकलकर चले गए, तो ये कोशिश की जा रही है कि उसी बिरादरी से एक ऐसे नेता को सामने किया जाए ताकि उसकी भरपाई हो सके। और इसीलिए जैसा विकास कह भी रहे हैं कि अनुसूचित जाति की तरफ से, अति पिछड़ों की तरफ से और ब्राह्मण चेहरा देकर के एक सामाजिक समीकरण बिठाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि यूपी में चुनाव है और यूपी बहुत क्रूशियल है, एक काउंटर क्वेश्चन, यूपी के कोई चेहरे उन 10 में से जो अभी मंत्री हैं ड्रॉप हो सकते हैं क्या? संगठन में जा सकते हैं? उन्हें संगठन में भेजा जाएगा ऐसा पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक कैबिनेट मंत्री हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका परफॉर्मेंस उनके विभाग में बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो हो सकता है कि उनकी छुट्टी हो जाए। अभी आप नाम लेना चाहेंगे कि अभी छुपा के रखना चाहेंगे? नहीं, अभी जब तक पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा सुमित। नहीं, ठीक भी है, अभी नाम लेना भी नहीं चाहिए। सब कुछ मोदी जी को पता है, हम लोग तो केवल सोच ही सकते हैं, कयास ही लगा सकते हैं, बात ही कर सकते हैं सूत्रों के हवाले से, और जब तक नहीं हो जाता है तब तक संभल कर चलना चाहिए। इस बीच मेरे साथ रौनक कुकड़े भी हैं, ब्रजेश राजपूत भी हैं। एक बार रौनक कुकड़े के पास चलेंगे। पहले रौनक, महाराष्ट्र से नारायण राणे के अलावा और कौन कौन, आपके सूत्र क्या बोल रहे हैं? जी देखिए सुमित जी, हमारे जो सूत्र कंफर्म कर रहे हैं, दो नामों पर कंफर्मेशन जो हमें मिला है। पहला नाम है नारायण राणे का और दूसरा नाम है कपिल पाटिल का। कपिल पाटिल के बारे में आपको बता दूं, ओबीसी चेहरा है, आगरी समाज से आते और मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी से दूसरी बार बीजेपी की टिकट से सांसद बने हैं। तो उन्हें बीएल संतोष की तरफ से, जो महामंत्री है, उनकी तरफ से सुबह फोन आया था और वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात भी आज शाम को होनी थी और हो सकता है कि वो उनकी घर पर बैठक के लिए पहुंच भी गए हो। लेकिन सुमित जी, हमें जो जानकारी मिल रही है, जैसे बाकी जो संवाददाता हमारे बता रहे थे, प्रकाश जी बता रहे थे कि कुछ लोगों को कम भी किया जा सकता है, ऐसी खबरें हमें भी मिल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र से 5 लोग जो है वो मोदी मंत्रिमंडल का फिलहाल हिस्सा है, जिसमें नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, राव साहब दानवे और संजय धोत्रे। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि संजय धोत्रे जो राज्य मंत्री है, उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही है, लिहाजा उनकी जगह किसी दूसरे को मंत्री बनाया जा सकता है। हो सकता है कि कपिल पाटिल को राज्य मंत्री बनाए। लेकिन जो आप और हमारे संवाददाता जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कि ये काफी यंग मंत्रिमंडल हो सकता है, इसीलिए इस बात की अटकलें भी लगाई जा रही है कि हीना गावित जो आदिवासी चेहरा है, दूसरी बार सांसद है नंदुरबार से महाराष्ट्र के, उनको सामाजिक और रीजनल बैलेंस बनाते हुए उनको भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह जो है वो दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन हमें नहीं मिला है कि उन्हें फोन आया है या नहीं। जी ठीक है, फोन आया है या नहीं, क्योंकि किसकी घंटी बजी है, किसका फोन बज रहा है, किसके घर में खुशियां मनाई जा रही है, वो जिसको पता है उसके लिए कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल हो रहा होगा। जाहिर तौर पर ब्रजेश राजपूत मेरे साथ हैं, नीरज पांडे मेरे साथ हैं, रौनक, मैं आपसे बात करता रहूंगा। लेकिन ब्रजेश, मध्य प्रदेश में सरकार बनी भाई भारतीय जनता पार्टी की, ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं आते अपने साथ तमाम विधायकों को लेकर, तो वो शायद पूरा नहीं हो पाता। मध्य प्रदेश के बड़े नेता थावरचंद गहलोत, उनको आज अचानक गवर्नर बना दिया गया, तो मध्य प्रदेश को लगता है कि अकोमोडेट करने की तैयारी इस बार पूरी है।
बिल्कुल सुमित जी, जैसा आपने कहा कि मध्य प्रदेश में यदि सिंधिया नहीं होते तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती। तो इस सरकार बनाने का पूरा श्रेय सिंधिया को है और सिंधिया को इसका पारितोषिक, इनाम या कहें उस डील की एक सबसे बड़ी शर्त यही थी कि सिंधिया को जब भी कैबिनेट एक्सपेंशन होगा मोदी सरकार में जगह मिलेगी। तो वो जगह उनको मिलने जा रही है। वो अपने दोपहर में सारे प्रोग्राम कैंसिल करके दिल्ली पहुँच चुके हैं, अदरवाइज़ उनको कल सुबह रवाना होना था। और एक बड़ी बात यही थी जो हम लोग कल से कह रहे हैं कि थावरचंद गहलोत की छुट्टी हो सकती है, तो उनकी छुट्टी करके उनको एक सम्मानजनक विदाई दी गई और गवर्नर का पद दे दिया गया है। तो ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश में जो 4 कैबिनेट मंत्री थे तो 4 ही रहेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, और अब जो एक मंत्री बाहर हुए हैं थावरचंद गहलोत, तो उनकी जगह एक मंत्री मध्य प्रदेश से सिंधिया अंदर हो जाएंगे। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश से 4 का कोटा रहेगा कैबिनेट मंत्रियों का। और एक जो नाम चल रहा था राकेश सिंह का, तो राकेश सिंह फिलहाल जबलपुर में है और मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मना किया कि मेरे पास कोई बुलावा नहीं आया और मुझे ऐसी कोई खबर नहीं है। एक नाम और अंडर करंट था, वो था कैलाश विजयवर्गीय कर दूं, राकेश सिंह ने साफ कर दिया है कि उनका नाम लिस्ट में नहीं है, उनका नाम ना चलाया जाए। ब्रजेश राजपूत मेरे सहयोगी ने खुद राकेश सिंह से इस बारे में बात की है। राकेश सिंह अपने गृहनगर जबलपुर में ही मौजूद हैं। मैं लौटूंगा आपके पास ब्रजेश। नीरज पांडे भी हमारे साथ हैं, लेकिन एक चीज दर्शकों को बतानी यहाँ बहुत जरूरी है, आखिरकार बिहार को लेकर पेच क्यों फंसा था। बिहार के हिस्से से कुल मिलाकर 17 बीजेपी के सांसद हैं, 17 में से 5 बीजेपी के अपने मंत्री हैं। ऐसे में एक रामविलास पासवान की जो चिराग पासवान जो एलजेपी है, उनके रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस को जगह देनी है, उनकी जगह पर उनका क्लेम बनता है। जेडीयू 4 मांग रही है, सुशील मोदी का नाम चल रहा है बीजेपी के कोटे से। तो अगर 5 पहले से हैं, 6 और बन जाएंगे तो 11 मंत्री केवल बिहार के हो जाएंगे। और यही चीज क्या पेच फंसाकर रख रही थी कैबिनेट विस्तार को लेकर, क्या फॉर्मूला निकला, क्या रास्ता सुझाया गया, उस पर आपको ये स्टोरी देखनी चाहिए और आपको पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार इस कैबिनेट रिशफल में, कैबिनेट एक्सपेंशन में बिहार को क्या मिलने वाला है। केंद्र सरकार नीतीश जी और उनकी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी में गठबंधन की जो डोर सिर्फ तारीफ तक सिमटी है, क्या इसका विस्तार प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में होने वाले फेरबदल में भी दिख सकता है? एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक केंद्र में जेडीयू को 2 मंत्री पद ऑफर किया जा रहा है, लेकिन नीतीश का दिल मांगे मोर, 1 2 का 4 यानी कम से कम 4। हालांकि नीतीश कुमार ये सारी बातें पार्टी अध्यक्ष आरसीपी सिंह पर डाल रहे हैं या फिर पीएम मोदी पर। आज से कई महीना पहले हमने अध्यक्ष की जिम्मेवारी आरसीपी सिंह को सौंप दी और उन्हीं को कहा है सारा काम करिए, देखिए। अब इसके बाद वापस में बातचीत करके इसके बारे में करेंगे। हमने पूरे तौर पर सारी जिम्मेवारी सौंप दी है, इसलिए इसमें कोई बात नहीं। शामिल होने को लेकर के क्या आपकी राय है? क्या अब आप उन्हीं से पूछ लीजिए। इसी गणित को साधने के लिए जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह दिल्ली पहुंचे, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि उनकी पार्टी कैबिनेट की शोभा बढ़ाने को तैयार है। जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो जनता दल, चूंकि एनडीए का पार्ट है, तो निश्चित रूप से जनता दल की उसमें भागीदारी होगी। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश से बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री मोदी का रिश्ता तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई वाला रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर लड़े। बिहार में बीजेपी को 17 सीटें मिली और जेडीयू को 16। तब भी खबर थी कि मोदी मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल होगा, लेकिन खबर आई कि जेडीयू को बस 1 सीट मिल रही थी, जो नीतीश को गवारा नहीं हुआ। अब 6 सांसद वाले एलजेपी से भी 1 मंत्री और 16 सांसद वाले जेडीयू से भी 1 मंत्री। नीतीश को इंसाफ का यह तराजू ठीक नहीं लगा, तो 30 मई 2019 को मोदी की नई कैबिनेट तो बनी, लेकिन नीतीश से बात नहीं बनी। बीजेपी से जेडीयू के रिश्तों में थोड़ी तल्खी तब भी आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले टी पार्टी दी थी, जिसमें जेडीयू शामिल नहीं हुआ। पीएम की टी पार्टी से गैर हाजिर रहकर जेडीयू ने अपनी नाराजगी दर्ज कराई,
लेकिन तब कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन अब भी नीतीश अपने लिए ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। जेडीयू का बीजेपी के सामने रखा गया हिसाब बिल्कुल साफ है। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक जेडीयू को इस बार 2 सीटें मिल रही हैं। जेडीयू की दलील है कि जब बिहार में बीजेपी के 17 सांसद हैं तो उनके 5 मंत्री हैं, तो उनके 16 सांसदों के लिए कम से कम 4 मंत्री पद तो होने चाहिए। जेडीयू चाहता है कि 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री का पद उन्हें मिले। जेडीयू का पेच इस बार भी अब तक फंसा हुआ है। इसकी वजह यह नहीं है कि जेडीयू सामाजिक न्याय के सिद्धांत के तहत अपनी केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी ज्यादा मांग रहा है, बल्कि नीतीश कुमार की दुविधा यह है कि अगर उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में सिर्फ 2 पद मिले तो फिर वे किसे खुश करेंगे और किसे नाराज। लोकसभा चुनावों में जेडीयू ने भले 16 सीटें जीत ली थी, लेकिन विधानसभा चुनावों में वो नंबर 3 की पार्टी हो गई, और वो भी 1 और 2 से काफी नीचे। नीतीश को अपने वोटों का सामाजिक समीकरण भी साधना है। उनकी पार्टी से मंत्रियों के लिए जिनके नाम चल रहे हैं, उनमें एक तो खुद आरसीपी सिंह हैं, जो नीतीश के सजातीय हैं, यानी कुर्मी। साथ ही वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नीतीश का बेहद करीबी होने के नाते उनका नाम सुर्खियों में जरूर है, लेकिन उनको मंत्री बनाने में दिक्कत ये हो सकती है कि नीतीश पर जातिवाद का आरोप लग सकता है। साथ ही पार्टी का सामाजिक संतुलन बिगड़ने का भी डर बना रहेगा। एक नाम ललन सिंह का है, जिन्हें नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है। ललन सिंह भूमिहार जाति से हैं, जिनके जरिए नीतीश भूमिहार वोट को अपनी तरफ जोड़ना चाहते हैं। तीसरा नाम संतोष कुशवाहा का है, जो दूसरी बार सांसद बने हैं और नीतीश के लव कुश वाले समीकरण में फिट बैठते हैं। लव कुश यानी कुर्मी और कोयरी। संतोष कुशवाहा कोयरी जाति से आते हैं। चौथा नाम रामनाथ ठाकुर का है, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मशहूर समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। वो लालू राबड़ी से लेकर नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पांचवा नाम जहानाबाद से सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का है, जो खुद को जरासंध के वंशज क्षत्रिय बताते हैं। अगर नीतीश पर प्रधानमंत्री मोदी की मेहरबानी हुई और 4 सीटें मिली, तो वो जातिगत समीकरणों को साध सकते हैं। नहीं तो हो सकता है कि इस बार भी जेडीयू का तीर निशाने से चूक जाए और नीतीश बाहर से ही मोदी सरकार का समर्थन करते रह जाएं। पंकज झा के साथ विकास भदौरिया की रिपोर्ट। तो जैसे एबीपी न्यूज लगातार इस खबर पर आपको आगे रखा कि कैबिनेट विस्तार में क्या कुछ होने वाला है, बता दें आपको कल शाम की कवरेज भी लगातार एबीपी न्यूज पर रहेगी। 21 घंटे 32 मिनट का वक्त बाकी रह गया है। लगातार ये घड़ी रिवर्स काउंटडाउन में आपके साथ चल रही है, जो ये बता रहा है काउंटडाउन कि कितनी देर में कितनी जल्दी कैबिनेट का विस्तार होगा, और वो पूरी लाइव कवरेज आप एबीपी न्यूज पर हमारे साथ देख पाएंगे। कल शाम को नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार का पहला बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। कोविड काल का ये विस्तार है, और बड़ी बात यह कि वाकई में ये बहुत बड़ा विस्तार है। 30 तक मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। करीब 6 से 10 मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है, उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए या उनको दूसरे संगठनात्मक कामों में लगाते हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि किन के नाम कंफर्म है मंत्री बनने को लेकर, किन के घर फोन की घंटी बज चुकी है, पहले आपको वो बता देते हैं। इस ग्राफिक्स को आपको देखना होगा, किस किस के घर में वो घंटी बज चुकी है। जरा इस ग्राफिक्स को ध्यान से देखिए और समझ जाएंगे कि किसका मंत्री बनना लगभग तय हो चुका है। तो जिनके घर फोन की घंटी बजी है, पहला नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, जो तमाम अपना अचानक दौरा जो इंदौर का था वो छोड़कर वापस उज्जैन गए, महाकाल के दर्शन किए और अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। यानी कल शाम को शपथ की पूरी तैयारी है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। अगला नाम जिनका मंत्री बनना तय है, यह है नारायण राणे, महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री। इनकी यहां भी घंटी बज चुकी है, बुलावा आ चुका है। नारायण राणे दिल्ली पहुंच चुके हैं, पत्ते नहीं खोल रहे हैं पर मना भी नहीं कर रहे हैं कि मंत्री नहीं बन रहा हूं, जो उनका ऑफिशियल औपचारिक बयान आया। तीसरा नाम सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने पार्टी को असम में चुनाव में जीत दिलाई। उसके बाद मुख्यमंत्री उनको बनना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने हिमंत बिश्व शर्मा को वो जानकारी दे दी, तो इनको यहां बुला लिया गया। और चौथा नाम है अनुप्रिया पटेल का, जिनका मंत्री बनना तय है। सहयोगी दल की पार्टनर है, पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, उनके पास स्वास्थ्य जैसा मंत्रालय था, उसकी वो राज्य मंत्री थी। माना जा रहा है कि उसी जगह पर दोबारा अनुप्रिया पटेल को हम देख पाएंगे। मेरे साथ
तमाम लोगों के बीच में, मैं अपने दोस्तों के बीच में, सहयोगियों के बीच में दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। दिबांग भी हैं और प्रदीप सिंह जी भी हैं। आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन एक कमेंट में पहले नीरज पांडे का ले लेता हूं। नीरज, ये जानना आपसे इस वक्त बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी में खासकर यूपी को लेकर और बिहार को लेकर और तीसरा पश्चिम बंगाल को लेकर बहुत बड़ी तरीके से पार्टी ने तैयारी की। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं पर यूपी में आने वाले हैं, तो क्या ये चांसेस हैं जिन्होंने बंगाल में मेहनत की उनको इस वक्त इनाम मिले, और यूपी में इसलिए क्योंकि चुनाव में जाना है इसीलिए सबको साधना है? देखिए, उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया सुमित, तो इसलिए उत्तर प्रदेश के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। अगले साल 2022 में चुनाव है। अगर हम पिछला देखें मोदी सरकार 1, तो उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी भागीदारी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में करीब 6 कैबिनेट मंत्री थे, और इस बार जब आप देख रहे हैं तो करीब 2 MOS हैं, इंडिपेंडेंट 4 और 3 MOS वैसे हैं। 5 कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री को भी लें। लेकिन हरदीप पुरी को कभी भी यूपी का नहीं माना जाता। ये ज़रूर है कि वो यूपी से राज्यसभा सदस्य हैं। माना यह जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश से 65 के आसपास इनके पास सांसद हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में अगर जाना है तो ब्राह्मण चेहरों पर, ओबीसी पर और दलित पर, तीनों की बराबर की भागीदारी देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ब्राह्मणों की अगर आप पूरे उस पर उठाकर देखें तो महज एक महेंद्र नाथ पांडे ही सीधे तौर पर बताते हैं कि वो ब्राह्मण चेहरा है उत्तर प्रदेश से। अदरवाइज पूरा जहाँ पे कलराज मिश्र हुआ करते थे, शिव प्रताप शुक्ला हुआ करते थे, पश्चिम से महेश शर्मा हुआ करते थे, आप अगर लंबी सीरीज देखें तो वैसे में ब्राह्मणों को ऐसा लगता है कि उनका पार्टिसिपेशन पॉलिटिकली कम हो गया। तो ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कम से कम 2 ब्राह्मण चेहरे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। एक जिसमें कि पूर्वांचल से होगा और दूसरा हो सकता है कि पश्चिम से हो। तो अब ये अभी कह पाना मुश्किल है कि वो कौन हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप पूर्वांचल की बात करें तो 7 ऐसे सांसद हैं जिसमें हरिद्वार दुबे से लेकर रमापति राम त्रिपाठी, रीता बहुगुणा जोशी, सीमा द्विवेदी, हरीश द्विवेदी, रवि किशन शुक्ला, ब्राह्मणों का ठेका उठा लिया। दुबे, अभी कौन बनेगा ये नीरज पांडे जब इस तरह की बात करते, मैं आऊंगा नीरज, क्योंकि सबको मेरे को चैट में शामिल करना है। तमाम लोग हमारे साथ हैं और ये पिक्चर नहीं जानी चाहिए कि सुमित अवस्थी नीरज पांडे से सवाल पूछ रहा है। ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यों ब्राह्मण आने चाहिए। प्रदीप जी आपका कमेंट, क्योंकि आप यूपी से आते हैं। ये बात बार बार कही जाती है, लिखी जाती रही कि ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में नाराज चल रहा है, उसको साधने की कोशिश की जा रही है यूपी के चुनाव के मद्देनजर। पर क्या ये सोच बहुत ही संकीर्ण नहीं है कि किसी को खुश करना है इसीलिए उसको देना है? विकास की बात नहीं हो रही है, उसकी कैपेबिलिटीज की बात नहीं हो रही है। प्रदीप जी। नहीं सुमित जी, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण नाराज है ये एक परसेप्शन बनाया गया। जो लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण नाराज है, वो ये नहीं बताते कि क्यों नाराज है, क्या ऐसा हो गया ब्राह्मण के साथ कि उसको नाराज होना पड़ा। तो ये एक हर जाति समूह जो है अपने बारे में उसके नेता ये परसेप्शन बनाते हैं, आम लोग नहीं बनाते हैं। इसी तरह से अति पिछड़ों की बात कर लीजिए, आप किसी और जाति समूह की बात कर लीजिए, दलित की बात कर लीजिए, ये एक परसेप्शन बनाया जाता है कि फला समाज नाराज है। नाराज क्यों है? क्योंकि जो नेता हैं, देखिए मंत्री बने, पार्टी में पद मिले, उससे फायदा नेता का होता है। सरकार अच्छी चले तो पूरी जनता का होता है। उसमें ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब हैं। तो सवाल सरकार के सामने, जो सरकार का मुखिया होता है उसके सामने होता है डिलीवर करने का। राइट। कि हमारी सरकार अगर 5 साल अच्छी चलेगी, उसके काम से लोग खुश होंगे, तब वोट देंगे। वो उस समय गिनती नहीं करेंगे कि आपने कितने ब्राह्मण मंत्री बनाए, कितने ठाकुर बनाए, कितने दलित बनाए। लेकिन जब पार्टी आप संगठन चलाते हैं तो आपको हर वर्ग का ध्यान रखना पड़ता है, सबको प्रतिनिधित्व देना पड़ता है, किसी का डिस्प्रोपोर्शनेट ना हो जाए, ये इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ये बात भी तो उतनी जरूरी है जो बात, हाँ, योग्यता वाली। दिबांग, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से एस्पेक्ट होना चाहिए किसी भी फेरबदल का, किसी भी एक्सपेंशन का, कि आप डिलीवरी क्या कर पाएंगे। अगर आप पे भरोसा किया गया तो आपने काम कैसा किया। 2 साल बीत चुके हैं, लगभग आधी सरकार का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस बीच में किसान आंदोलन हुआ, इस बीच में कोविड की सेकेंड वेव को लेकर सवाल खड़े हुए कि आपने ठीक से मैनेज नहीं किया। ये जो तमाम सरकार के सामने कठिन परिस्थितियां आई,
और जिनके पास वो मंत्रालय थे अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो क्या उन पर सजा होगी, उनके साथ सजा मिलेगी? दिबांग, दिबांग आप सुन पा रहे हैं? दिबांग से बात नहीं हो पा रही है। दिबांग से हम बात करने की कोशिश करेंगे। प्रदीप जी, ये सवाल मेरा आप ही को कि जो लोग परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री बीते 2-3 हफ्तों से कवायद कर रहे हैं कि सबका परफॉर्मेंस कहता है, एक मंत्रालय को लेकर लंबी लंबी बैठकें चल रही हैं, उनका रिव्यू किया जा रहा है। तो कोविड का मैनेजमेंट हो गया, किसान आंदोलन की बात हो गई। क्या आपको लगता है इन 2 सालों में जो लोग काम नहीं कर पाए हैं, जिनके मंत्रालयों पर सवाल खड़े हुए हैं, उनको मंत्रालय से शिफ्ट किया जा सकता है या ड्रॉप किया जा सकता है या कुछ और सम्मानजनक तरीके से उनको विदाई दी जा सकती है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस सारे असेसमेंट का, सारे रिव्यू का उद्देश्य यही था कि जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं ये तो प्रधानमंत्री को अंदाजा रहता ही है, लेकिन जब आप सार्वजनिक तौर से, सार्वजनिक से मतलब एक बैठक में और लोगों के साथ ये रिव्यू करते हैं, तो जिसके बारे में हो रहा है उसको भी बताया जाता है कि कमी कहाँ थी, आप में क्या क्या गड़बड़ी थी, आपसे अपेक्षा क्या थी। इस सरकार में पिछले 7 साल से, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, एक समस्या बहुत से लोगों के साथ, खासतौर से मंत्रियों के साथ आ रही है कि प्रधानमंत्री के कदम से कदम नहीं मिला पाते, उस पेस से काम नहीं कर पाते, उसकी दिक्कत होती है। फिर जब रिव्यू करते हैं प्रधानमंत्री, उस मंत्रालय के काम काज की समीक्षा करते हैं, तो ये परसेप्शन बनता है कि प्रधानमंत्री सारे मंत्रालय खुद ही चलाना चाहते हैं। तो जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है, रिव्यू के बाद आपका एक एग्जिट इंटरव्यू जो जिस तरह से होता है, तो मैं मानता हूं कि ये एग्जिट इंटरव्यू था। जिनको हटाया जाना है उनको बता दिया गया होगा, बनाए जाने वालों को भले ही सबको न बताया गया हो, लेकिन हटाया जाना है जिनको, उनको बता दिया गया होगा कि आपका मंत्रिमंडल में समय पूरा हो गया है। तो परफॉर्मेंस अगर पर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप चाहे जितने समीकरण बना लीजिए, चाहे जितने सामाजिक जो है सोशल इंजीनियरिंग कर लीजिए, कुछ काम नहीं आता है। असली काम आएगा आपका काम और उस पर जनता का जो परसेप्शन है। क्या लगता है जनता को कि आपने ईमानदारी से काम किया, पूरा नहीं कर पाए तो भी क्या ईमानदारी से कोशिश और हमको की? ये भी अगर कोशिश की, हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए प्रदीप जी, तमाम मेरे रिपोर्टर साथी यहाँ मौजूद हैं, हम उन सबसे बात भी कर सकते हैं। दिबांग भी हमारे साथ हैं। अब क्योंकि इकोनॉमिकली, आर्थिक स्तर पर अगर देखा जाए दिबांग, तो हमने देखा कि सरकार के इकोनॉमिक पैकेजेस को लेकर, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत से सवाल खड़े हुए। ये भी कहा गया इस कैबिनेट रिजिग में, इस कैबिनेट के फेरबदल में, बहुत से ऐसे पोर्टफोलियोज हैं जो ऐसे मंत्रियों के पास हैं जिनके पास 2, 3, 4 तक मंत्रालय हैं, जो एक से अधिक मंत्रालय संभाल रहे हैं। ऐसे में बहुत सी स्कीम्स, बहुत से ऐसे काम जो कि रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, उस तरफ ठीक से काम उन मिनिस्ट्रीज में नहीं हो पाया। आपको लगता है इस फेरबदल का एक मकसद ये भी है कि सरकार की छवि सुधारी जाए और लोगों को जो वादा किया था, सबका साथ सबका विकास, उस नारे को भी पूरा किया जा सके? जी बिल्कुल सुमित, आप सही कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों को नहीं ले पा रहे हैं अपने मंत्रिमंडल में। अकाली मंत्री थे वो चले गए, शिवसेना के मंत्री चले गए, रामविलास पासवान जी नहीं रहे, सुरेश अंगड़ी जी नहीं रहे, तो आप मंत्रियों को आपने ओवरलोड किया हुआ है। 1-1, 2-2 मंत्रालय, एक ही मंत्री 3-3 मंत्रालय देख रहे हैं, तो उसमें आप कैसे अपने 100% पर काम कर सकते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और समझने वाली बात है और मौका भी था। और दूसरा एक ये भी बात है सुमित की, एक तरीके से बहुत मुश्किल दौर से ये सरकार इस समय गुजर रही है, क्योंकि कोविड की इतनी बड़ी महामारी रही जिसमें सरकार की आलोचना रही। बहुत बड़ा चुनाव अभी सर पर है जो कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, एक बड़ा चुनाव जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, वहाँ बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा। मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की। तो एक तरीके से पार्टी को चुस्त दुरुस्त करके एक बार फिर से लोगों के सामने खड़ा करना है, अपने कमिटमेंट को बताना है, लोगों को ये बताना है कि हम काम करके दिखाएंगे। तो काम करके आप तब दिखाएंगे
सवाल आप पूछ रहे थे कि जब आपके पास लोग होंगे जो डिलीवर कर सकें, जब आपके पास लोग होंगे जो आपने वायदे किए हैं उनको पूरा कर सकें, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे सोशल हो, जो आपने कदम उठाए हैं, जब तक उनको देखेंगे भालेंगे नहीं, जब तक उनको सही तरीके से जमीन पर नहीं उतारा जाएगा तो वो तो योजनाएं कागज पे बनी की बनी रह जाती हैं, फाइलें पड़ी रहती हैं, कुछ उसमें काम होता नहीं। ये बहुत जरूरी है और एक तरीके से ये बहुत ज्यादा उम्मीद है इस सरकार से कि ये काम करके दिखाएंगे, ऐसे ही बैठे नहीं रहेंगे। उस इमेज को एक बार फिर से चमकाना है। एक जो थोड़ी सी धुंधली पड़ गई थी इमेज, उसको चमकाना है, सरकार को दुरुस्त दिखाना है। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि कितने युवा चेहरों को इसमें लाया जाता है, क्योंकि ध्यान रहे फिर ये वो युवा चेहरे होंगे जो हमें आगे 5-10 साल तक इस पार्टी की तरफ से दिखाई देंगे बड़े चेहरों के तौर पर। तो एक तरीके से बैटन जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी भी जाती हुई इसमें दिखाई देगी। मैं अपने सहयोगी के पास भी चलता हूं, एक अपडेट लेना चाहूंगा। प्रकाश कुमार के पास बिहार से एक अपडेट आ रहा है। मैं चाहता हूं प्रकाश वो खबर आप ही बताइए, क्या अपडेट है आपके पास ताज़ा? जेडीयू और बीजेपी के बीच क्या बातचीत हुई? सुमित, अभी भी बातचीत चल रही है और सिलसिला जारी है। आरसीपी सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं, लगातार फोन पे भी संपर्क में हैं और ये पता चला है कि अब तक जेडीयू के लिए एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री की पर सहमति बन गई है बीजेपी की तरफ से, लेकिन अब भी बातचीत जारी है और इसमें यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर 2 सीट मिल पाती है तो उस पर क्या क्या और किस चेहरे को लिया सकता है। एक और अहम खबर है कि ललन सिंह जिनका नाम की चर्चा हो रही है वो अब भी पटना में ही मौजूद हैं, जबकि आरसीपी सिंह दिल्ली चले गए हैं। कुछ सांसद हैं उन्हें भी दिल्ली बुलाया गया है, पर यह अभी तक तय नहीं हो पाया है कि किन नामों पर मुहर लगी है। तो अभी भी सीटों को लेकर बातचीत जारी है, जिसमें अब जैसा कि विकास बता रहे थे कि 4 सीटों की मांग है, 4 मंत्री पद की मांग है, तो जिनमें से 2 पर सहमति बन गई है, अब 2 की बात हो रही है। तो 2 में से कितना डील हो पाता है ये देखना होगा। जैसे जैसे रात गुजरेगी खबर आती रहेगी कि क्या हुआ अंतिम हम में, उस पर अपडेट और आपके लेते रहेंगे। अभी तक एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री की बात हुई। विकास, मैं घूम के आपके पास फिर आना चाहता हूं और वो इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं कि हम यूपी के बारे में बड़ी बात करते हैं कि यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड में भी चुनाव है। उत्तराखंड में आपने बीते 3 महीने में दो मुख्यमंत्री, तीसरा मुख्यमंत्री दे दिया। अगर हम त्रिवेंद्र, तीरथ और अब पुष्कर धामी को देखें, सवाल ये उठता है कि ये जो 2 फॉर्मर सीएम थे, इनमें से तीरथ सिंह रावत जो कि अभी भी लोकसभा के सदस्य हैं, क्या वो कैबिनेट में जगह पा सकते हैं? देखिए, उम्मीद जताई जा रही है कि कैबिनेट में जगह पा सकते हैं, क्योंकि तीरथ रावत को जब ये बताया गया कि भाई अब आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो आपके लिए सामने परिस्थितियां बहुत ख़राब हैं, तो उसी वक्त केंद्रीय नेतृत्व ने उनको ये भी बताया कि हमसे चूक हुई है, आपको उपचुनाव साल्ट वाला, जो साल्ट विधानसभा का उपचुनाव था वही लड़वा देना चाहिए था। तो इसलिए माना जा रहा है कि तीरथ सिंह रावत को कंपनसेट किया जा सकता है, उनको केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। लेकिन उस कास्ट कॉम्बिनेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, क्या फिर उसके बाद एक ब्राह्मण चेहरा भी देना पड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये जो सवाल है इनके जवाब कल शाम को 6 बजे तक ज़रूर मिल जाएंगे। लेकिन आपने उत्तर प्रदेश की बात की है, उत्तर प्रदेश के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस कैबिनेट विस्तार के बाद कुछ ही दिनों के भीतर या कुछ दिनों के भीतर या कुछ हफ्तों के भीतर ही उत्तर प्रदेश का कैबिनेट विस्तार भी होगा और ये भी एबीपी न्यूज़ पर ही सबसे पहले ब्रेक होगा। एबीपी न्यूज़ ही आपको बताएगा कब हो रहा है और कौन कौन मंत्री वहाँ पर शपथ लेंगे। और ये क्यों होगा? क्योंकि जो कास्ट और रीजनल बैलेंस इस विस्तार के जरिए, केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार के जरिए नहीं संतुलन स्थापित कर पाएंगे, वो संतुलन फिर राज्य के कैबिनेट विस्तार के जरिए स्थापित करने की कोशिश होगी। यानी कुल मिलाकर हर जगह संतुलन स्थापित करने की कोशिश की जा रही है और कोशिश पूरी ये है इस वक्त की भारतीय जनता पार्टी को चुनावी राज्यों में कैसे सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब में बीजेपी का बहुत कुछ दांव पे नहीं है, पर यूपी और उत्तराखंड में है। करीब 30 लोग शपथ ले सकते हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद उत्तर प्रदेश के में भी योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 15 जुलाई के आसपास इस विस्तार की बात की जा रही है। करीब 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अगला विस्तार यूपी में होगा और वो इसलिए किया जा रहा है कि जिन लोगों को यहाँ जगह नहीं मिल पाएगी, जिन समाज को यहाँ जगह नहीं मिल पाएगी, उनको कम से कम उन जातियों को, उन वर्गों को यूपी में अकोमोडेट किया जा सके। मेरे साथ तमाम मेरे सहयोगी बने, एक पंकज झा है, नीरज पांडे हैं, विकास भदौरिया। पंकज, एक ताज़ा अपडेट इस बारे में, कास्ट कॉम्बिनेशन को साधने की कोशिश। पंकज झा,
पंकज झा भी इस वक्त मेरे साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीरज पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, आप सुन पा रहे हैं? यूपी में भी फेरबदल हो सकता है, यूपी में भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। नीरज पांडे जी, जैसा विकास ने अभी जानकारी दी कि यूपी में भी इसके बाद इस केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद यूपी में भी विस्तार हो सकता है, तो संभावनाएं हैं, क्योंकि चुनाव है, चुनाव से पहले वहां भी अभी मंत्रिपरिषद में जगह खाली है, तो कुछ लोगों को ऐड ऑन किया जा सकता है। लेकिन चूंकि आपने कहा कास्ट कम्बिनेशन, तो उत्तर प्रदेश में मैंने जैसे पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश में कास्ट कम्बिनेशन स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में ये मंथन चल रहा है, और निश्चित रूप में अगड़ी, पिछड़ी और दलितों तीनों खेमों से बराबर की हिस्सेदारी इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में होने वाली है। कुछ नए चेहरों को लाने की तैयारी है, ताकि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाए, विधानसभा का चुनाव 2022 में जाए, तो वो बहुत जिम्मेदारी से ये कह सके कि हमने आपके जो समाज को बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया है, न सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल में, संगठन में, बल्कि राज्य की सरकारों में। सवाल ये उठता है, 4.5 साल का वक्त निकल चुका है। मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात स्पेसिफिकली मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, और ये सवाल मेरा पंकज झा से है। 4.5 साल का वक्त बीत चुका है, कैबिनेट विस्तार की बात यूपी में की जा रही है, जैसा कि विकास भी बता रहे हैं, नीरज जी बता रहे हैं, पंकज आपके पास भी जानकारी होगी। इस विस्तार से, जो कि अब 6-7 महीने के बाद चुनाव होना है, क्या प्रोस्पेक्ट्स पार्टी के और बेहतर किए जा सकते हैं? देखिए, अब समय नहीं रहा है, कुछ महीनों बाद में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और फिर उसके बाद कोई काम नहीं होता है। लेकिन अभी क्या है ना कि मतलब बहुत कुछ जो है वो चुनावी है। हम अभी बात कर रहे हैं ना परफॉर्मेंस के, लेकिन कभी कभी मजबूरियां भी होती हैं ऐसा करना। एक तो देखिए सुमित, कोरोना काल में 3-4 मंत्रियों का निधन हो गया, उसके बाद कुछ सीटें खाली पड़ी हुई हैं। तो अगर 7-8 महीने वक्त मिल जाता है और एक सामाजिक समीकरण को बिठाने की जो कहा जा रहा है कि फलाना कास्ट और फलाना बिरादरी और फलाने इलाके से प्रतिनिधित्व छूट गया है, तो उन चेहरों को शामिल करके, लाल बत्ती की बहुत बड़ी हनक होती है, वो हुटर बजता है तो अपनी बिरादरी में, अपने इलाके में जाते हैं, वॉकाल टाइट रहता है। तो ये कोशिश की जा रही है और इस तरीके की जानकारी मिल रही है। विकास जो कह रहे हैं, 2-3 दिनों से ऐसा चल रहा था कि यूनियन मंत्रिमंडल कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, उसके बाद उस हिसाब से सामाजिक समीकरण को साधते हुए यूपी में भी मंत्रिमंडल विस्तार एक तरीके से तय है। चलिए, आप तमाम सहयोगियों का फिलहाल मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन ये कवरेज नहीं रुक रही है दोस्तों। आपको यहाँ रुके रहना है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि बाद वक्त होता है मास्टर स्ट्रोक का। मास्टर स्ट्रोक में आपके साथ होती है रूबिका लियाकत, जो इस वक्त आपके साथ जुड़ गई हैं, और रूबिका लियाकत इस खबर के और पहलुओं को टटोलेंगी और ये बताएंगी आपको कि कौन कौन मंत्री बन रहा है और कौन कौन मंत्री हट रहा है। ये तमाम जानकारी मास्टर स्ट्रोक में होगी। रूबिका, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुमित, लेकिन मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि आप मास्क लगा लें, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, इसको हम नहीं तोड़ेंगे जब तक वो चेन नहीं तोड़ देते हैं कोरोना की। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि अभी वंडरफुल अभी ये तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है कि कैबिनेट में जो फॉर्मूला सरकार की तरफ से अपनाया जाएगा, उस फॉर्मूले में भनक और खनक किस राज्य की सबसे ज्यादा दिखेगी। उत्तर प्रदेश का जिक्र बार बार हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार जब भी कैबिनेट रीशफल इस सरकार में होता है, सरप्राइजिंग एलिमेंट हमेशा रहते हैं, और उसी एलिमेंट का विश्लेषण एक छोटे से ब्रेक के बाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।